गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 21 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को भी ये फोटोज़, ये जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लस जो भी आप स्क्रीन पे पीपीटी देख पा रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट पर जाके जो लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो टेलीग्राम के चैनल का लिंक है। वहाँ डेली बेसिस पे ये जो पीडीएफ होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं वीडियो के अपलोड होने के साथ ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। बिल्कुल पेज नंबर 1 पे ही ये आर्टिकल आया हुआ है, वेटलैंड नेचर टूरिज्म गेट से फिलिप। देखिए, एक नए तरीके की यहाँ पर स्कीम लेके आई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़े एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। हमारे लिए तो वैसे ही कम टाइम होता है हमारे पास, राइट। स्टैटिक भी पढ़ना है, प्रीलिम्स भी पास आ रहा है, तो उसी के लिए देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर मैं एनालाइज कर चुकी हूँ एनवायरमेंट के। और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीटेडली, अगर 1996 से लेके 2023 तक की हम बात करें तो कम से कम ये जो वेटलैंड का सवाल है वो 20 से 25 बार पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोच के देखिए, 27 साल में लगभग हर दूसरे साल के अंदर, तीसरे साल के अंदर एवरेज आ ही रहा है सवाल। मेंस में देख लेते हैं। देखिए, मेंस के लिए भी अभी 2023 में ही मेंस का वो हुआ है, हमारा पेपर हुआ है, राइट। 2023 का 3-4 महीने पहले हुआ है। तो जीएस पेपर 3 के अंडर, जिसमें आपका एनवायरमेंट का सेक्शन आता है, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया कि जो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है, जरा उसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए कैसा है वो। इसके अलावा कोई और नेम बताइए जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं इंडिया में, ऐसे कौन कौन से वेटलैंड हैं। तो ये सवाल आया था। साइट्स आपको पता होनी चाहिए, यानी कि आपको अवेयर होना चाहिए। साइट्स पे पहले भी बहुत सारे सवाल आए हैं। तो चलिए ज़रा इसको भी हम अच्छे से डिटेल में करेंगे कि थोड़ा सा अगर ये हमारे पास अगले साल भी आ जाता है, 2024 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें उसकी जानकारी हो। लेकिन पहले समझ लेते हैं अभी न्यूज़ में क्या बोल रहा है। देखिए, द हिंदू का न्यूज़पेपर बोल रहा है कि कैसे गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण का जो एक्शन होता है, आप किसी को कंजर्व करना चाहते हो, उसके एक प्लान के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, लोगों को लाइवलीहुड की, जीवन यापन की अपॉर्चुनिटीज दे रही है, अवसर प्रदान कर रही है। और लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ पर है और जो रामसर साइट है, इनके लिए एक टूरिज्म पोटेंशियल को बढ़ा रही है। यानी कि जो सैर करने के लोग जाते हैं, कहीं पर भी टूरिज्म करने जाते हैं, तो उनकी पोटेंशियल को बढ़ाने की बात की जा रही है। कैसे बात की जा रही है, यहाँ पर देखिए 3-4। सबसे पहली बात तो है कि 5 ऐसी यहाँ पर साइट्स हैं जिनको लिया गया है अभी फिलहाल इसमें, और उसके बाद 16 साइट है जो रामसर साइट के, जिनको इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है। कौन कौन सी है? पहली है चिलिका लेक। चिलिका लेक बहुत ही फेमस रामसर साइट है। हमें पता है कि चिलिका लेक जो है वो ओडिशा के बिल्कुल यहाँ पर तट पर बसी हुई है। तो ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। रामसर साइट कौन सी साइट कहाँ पर, उसका मैं आपको मैप दिखाऊंगी। आपको वो मैप आराम से आप अपना पीडीएफ को खोलकर उसमें पढ़ सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है। खैर, अभी जो क्या बातें हो रही है अभी ये है कि जो चिलिका लैंड है और जो ऐसे रामसर साइट्स हैं, पहली बात तो मैम आप रामसर साइट्स क्यों बोल रहे हो, वेटलैंड क्या होते हैं और रामसर साइट्स क्या होती हैं। देखिए, 1972 में क्या हुआ था ना, अभी मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, और ये रामसर किसके नाम पे है? जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि यूजुअली जहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसी के नाम पे, उस जगह के नाम पे उसको रख दिया जाता है। जैसे पेरिस के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है, COP23 दुबई में हो रहा है, तो वो उसके नाम से जाना जाएगा। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि रामसर जो है वो ईरान के अंदर एक जगह का नाम है, और ईरान की जगह के नाम पर 1972 के अंदर यहाँ पर इसका बना दिया जाता है। अब इसमें क्या था कि जितने भी वेटलैंड है वर्ल्ड के अंदर, जितने वेटलैंड है और जो थोड़े से क्रिटिकल सिचुएशन में है, उनको इसमें इंक्लूड करना है। और क्या करना है? उनका कंजर्वेशन करना है। तो हर चीज़ का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है कि आप किसी चीज़ को कंजर्व करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए क्या उसमें लेकर आ रहे हैं। तो वैसे ही कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पर, जैसे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी की बात की जाती है, फिर और सारी बातें की जाती हैं, जैसे कि उसमें जो क्रिटिकल फोना है वो कितना है यहाँ पर। तो ऐसे ही इन्हीं सारे क्राइटेरिया जो है, इन्हीं के ऊपर इसको इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट में समझेंगे कि वेटलैंड क्या है। देखिए, वेटलैंड क्या होता है ना, आप यहाँ पर फोटो में देखिए, यहाँ पर भी आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर रामसर की साइट्स में से लिया गया है। जो पानी का होना, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर पानी रहेगा ही रहेगा, या फिर टेम्परेरी भी अगर
पानी रहता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम साल में यहाँ पे 360 दिन 350 दिन ऐसे अगर पानी रहता है और उस पानी के अंदर अलग अलग तरीके के वेटलैंड, वेट का क्या मतलब होता है गीला, राइट, और लैंड का क्या मतलब है जमीन, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे भी तो कि ऐसी जमीन जो हर टाइम यहाँ पर पानी से गीली रहती है, अब वो रहेगी तो उसमें सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यहाँ पर क्रॉप या कोई भी जो वेजिटेशन है वही बन पाएगी, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब आप उसके अंदर सभी तरीके गेहूं जाके बो दीजिए, वो नहीं होगा। हाँ, एग्रीकल्चर के लिए भी चाहते हो तो राइस वगैरह का, राइस की जो वो होती है पैडी होती है वो भी एक तरीके से वेटलैंड की तरह ही होती है, क्योंकि उसको भिगो के रखना पड़ता है जब धान को लगाना पड़ता है शुरुआत में। तो ये होते हैं वेटलैंड। अब इन्हीं को थोड़ा सा हाई फाई बनाने के लिए, इन्हीं के कंजर्वेशन में थोड़ा और योगदान करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाना चाहती है ना, कि जैसे चिलिका लेक है या फिर एक सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, ये जो फोटो देख रहे हैं आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी का है जो कि हरियाणा के अंदर लोकेटेड है। इन सभी के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देना है, लोग आए। अब ये कैसा टूरिज्म होगा, देखिए दो तरीके के टूरिज्म होते हैं। पहला टूरिज्म जो होगा वो आपका होने वाला है यहाँ पर कमर्शियल टूरिज्म या फिर फन के लिए टूरिज्म। दूसरा जो टूरिज्म है वो होता है नेचर टूरिज्म, यहाँ पर देखिए। और नेचर टूरिज्म का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जिनको शौक है नेचर का, प्रकृति का और उसके डाइवर्सिटी का, उसकी विभिन्नताओं को समझने का उसको शौक है। अब वो शौक क्या होता है, सोचिए किसी को फोटोग्राफी करनी है, जैसे ये फोटो किसी ने किया हुआ तो उनको अच्छा लगता है तो वो टूरिज्म करना चाहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी को देखना चाहते हैं। कोई ऐसे इंसान हैं जिनको फिशिंग करनी है, किसी को हंटिंग करनी है, किसी को कैंपिंग करनी है, किसी को बर्ड वॉचिंग करनी है, उनको बस बैठ के जो पक्षी हैं उनको देखना ही है। तो ये सभी लोगों की यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, हॉबीज होती है, उनको पसंद होता है। तो ऐसे ही लोगों के लिए यहाँ पर इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो स्कीम बनाई गई है इसके अंतर्गत ट्रेनिंग भी होगी। किसकी ट्रेनिंग कराने की बात हो रही है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं। देखिए अगर उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, अब ट्रेनिंग क्या की जाएगी कि उनको एज अ टूर गाइड बनाया जाएगा। वो तो वहाँ पर रहते हैं, उनको तो जो ये वेटलैंड्स है उनके कोने कोने का अच्छे से पता है, टूर गाइड बन जाएंगे। उसके अलावा बोट्स यहाँ पर उनको चलानी सिखाई जाएगी कि वो बोट के अंदर बैठकर यहाँ पर अलग अलग जो जगहें हैं उनको अच्छे से दिखा सके। तो ये सारी ट्रेनिंग कराई जाएंगी। और ये अभी तक हमारे पास लिखने को जीएस मेन पेपर के अंदर लिखने को एक पॉइंट हो गया कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट करती है कंजर्वेशन के लिए। जैसे यहाँ पर पूछा गया था ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं, वैसा ही एक प्रोग्राम आज यहाँ पर ऐड हो जा रहा है जो कि 5 अभी वेटलैंड्स उसमें चालू हो चुका है। 5 कौन कौन सी है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में हो चुका है, भितारकनिका यहाँ पर मैनग्रोव्स के अंदर हो चुका है। देखिए मैनग्रोव्स की अगर आपने पढ़ाई की है तो मैनग्रोव्स भी यहाँ पर एक तरीके से क्या होते हैं, वेटलैंड होते हैं। वो कोस्टल वेटलैंड में आते हैं। वेटलैंड भी 2 तरीके से डिवाइडेड है, इनलैंड वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड, वो हम जरा आगे चल के समझते हैं। फिर यहाँ पर चिलिका लेन है, लेक है, उसको कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे किया गया है जो कि है सिरपुर, और यशवंत सागर मध्य प्रदेश, उनको भी यहाँ पर बना दिया गया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस के लिए तो हम समझ गए कि एक पॉइंट हमारे पास है। अब अगर प्रीलिम्स में कोई सवाल आएगा तो एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो इनिशिएटिव है टूरिज्म से लेकर, ये कौन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ये तो आएगी ही आएगी, राइट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी आएगी, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर मिलकर काम करने वाली है सेंटर लेवल पे। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्रीज हैं जो यहाँ पर काम करेंगी, जो कि 2023 की इस अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम के नाम से इसके अंडर इसको लाया जाएगा। फिर क्योंकि ये जो वेटलैंड है वो किसी एक जगह पर तो नहीं पाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिहार में हो गए हैं या सिर्फ जो उड़ीसा लेक है, चिलिका लेक है, सिर्फ वहीं पर पाए गए हैं। अब ये वेटलैंड तो पूरे के पूरे इंडिया में बटे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पर बटे हुए हैं। तो इनको करने के लिए सभी की स्टेट की जो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो सब यहाँ पर आकर एक साथ जो लोकल लैंड अथॉरिटीज़ है, स्टेट की जो लैंड अथॉरिटीज़ हैं, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, सब एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं वेटलैंड के इकोसिस्टम को। देखिए वेटलैंड का जो इकोसिस्टम है ना, इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जितने हो सके उतने माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि वेटलैंड के इकोसिस्टम 2 तरीके का होता है। एक होता है इनलैंड, इन मतलब कि अंदर, और लैंड मतलब कि जगह, राइट। तो इनलैंड मतलब कि जो चीज़ लैंड के अंदर है। अब ये हमारा मान लीजिए हम चलते हैं, यहाँ पर गुजरात है और ये हमारा
इंडिया है, तो जो चीज़ यहाँ पर होगी वो इनलैंड होगी, जो चीज़ यहाँ पर होगी वो आउटलैंड होगी, या फिर कोस्ट पे है, कोस्टल वेटलैंड है कि कोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरेबियन सागर है, इधर क्या है, ये सब हम देख पाते हैं, नीचे इंडियन ओशन है। तो इसी सारी वजह से फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर कोस्टल वेटलैंड है। अब ये दो तरीके के हैं, दोनों ही इनलैंड जो होते हैं वो भी नेचुरल भी पाए जाते हैं और मैनमेड भी होते हैं। और मैनमेड को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो इंसान के द्वारा जो कृत्रिम निर्मित होते हैं उनको भी यहाँ पर क्या दिखाया गया है। तो नेचुरल में क्या आएंगे, लेक हो सकता है, पोंड हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि क्या मैम, एक सवाल आना चाहिए आपके मन में कि मैम क्या ऐसा होता है कि जितनी भी लेक है क्या वो सभी की सभी एज अ वेटलैंड है, क्योंकि उनके अंदर तो पानी भरा रहता है। और ये सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि लेक जो होती है वो यूजुअली गहरी होती है और वेटलैंड जो होता है वो गहरा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि जो लेक होगी वो अगर 3 मीटर से ज़्यादा गहरी है तो वो एक लेक मान ली जाएगी, राइट। और अगर वो 3 मीटर से कम गहरा है, पानी कहीं पे ठहरा हुआ है, तो उसको एज अ वेटलैंड मान लिया जाएगा। यही इनमें ज़्यादातर डिफरेंस है। दूसरी बात, जो लेक होगी वो यहाँ पर थोड़ी सैलिनिटी उसकी कम होती है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, यानी कि उसके अंदर जो नमकीन पानी होगा वो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं वेटलैंड की, तो वेटलैंड के अंदर जो वेजिटेशन बनती है वो खुद को सलाइन से प्रूफ बनाती है, जैसे कि मैनग्रोव्स वगैरह ने खुद को क्या कर लिया, इवोल्व कर लिया। ऐसे पेड़ बन गए हैं जिनकी जड़ें जो है वो पानी से बाहर आ रहती हैं, सांस लेती है बाहर रहकर। तो इस तरीके से वो पेड़ भी, उनकी जड़ें भी यहाँ पर बाहर आई हुई हैं। तो ये हमें समझ में आता है। चलिए, नेचुरल में लेक पॉन्ड आ जाता है। फिर देखते हैं हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड होते हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि कहीं पे जो ऊंचाई ज़्यादा है वहाँ पर मिल सकते हैं। कुछ रिवराइन वेटलैंड होंगे, यानी रिवर की वजह से बने हुए होंगे। कुछ वाटर लॉग होंगे जहाँ पर पानी जो है वो खुद ही बहुत टाइम के बाद ऐसे इकट्ठा हो चुका है किसी भी कारण से, प्राकृतिक कारण से, तो वो भी होगा। और कुछ रिवर और स्ट्रीम से बने हुए होते हैं। फिर मैनमेड की बात करें तो रिजर्वोयर जो हम लोग बनाते हैं वो भी तो एज अ वेटलैंड की तरह ही आएगा ना। जब हम किसी पे बांध बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, फिर उसके लिए हमने एक रिजर्वोयर बना दिया है कि यहाँ पर सारा का सारा पानी इकट्ठा होगा और उसी में कुछ वेजिटेशन उगने लग जाती है। अब ये जो वेटलैंड होते हैं ना, इनको कंजर्व करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हाईली डाइवर्स होते हैं। इनके अंदर जो विभिन्नताएं है वेजिटेशन की वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टैंक्स वगैरह हम जो बनाते हैं, कुएं वगैरह के आसपास में जो टैंक इस तरीके से बना दिए जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के पास में। कुछ साल्ट पैन जो एग्रीकल्चर के टाइप से बना दिया जाता है। अगेन कोस्टल वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पर कोस्टल में नेचुरल जो होते हैं उसमें लगून्स होते हैं, क्रीक देखने को मिलते हैं। देखिए अलग अलग टाइप्स के लगून जो होंगे वो थोड़ी इनकी शेप अलग होगी, क्रीक जो है वो इस तरीके से दिखेंगे। कुछ सैंड बीचेस बन जाती हैं। मैनग्रोव जो है वो खुद यहाँ पर कोस्टल में एक नेचुरल जो है उसका यहाँ पर वेटलैंड का एग्जाम्पल है। फिर साल्ट मार्श होते हैं कि बहुत ज़्यादा साल्टी वो होंगे। कोरल रीफ भी यहाँ पर एज अ, क्योंकि वेटलैंड के अंदर ही ज़्यादातर ये चीज़ें पाई जाती हैं। फिर हम मैनमेड में देखेंगे तो यहाँ पर एक्वा कल्चर पॉन्ड बना दिए जाते हैं। एक्वा कल्चर पॉन्ड क्या होते हैं, जो फिशिंग के लिए यहाँ पर बना दिए गए हैं कि आपने एक पॉन्ड बना दिया, उसके अंदर आपने आर्टिफिशियली यहाँ पर एक्वा कल्चर करने के लिए कि पानी के अंदर जो मैं खेती कर सकता हूँ, फिशिंग की हो सकती है या कोई और आप लगा सकते हैं, कोरल रीफ्स लगा सकते हैं। यूथ्रिफिकेशन करा के उसके अंदर मिनरल्स को यहाँ पर ज़्यादा करके वो क्या होएगा, उससे उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी जो आपने लगाया, क्योंकि मिनरल्स ज़्यादा जा रहे हैं और मिनरल्स ज़्यादा जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यूथ्रिफिकेशन। चलिए वेटलैंड पे फिर हम ऑर्गेनिक वेटलैंड को देख लेते हैं, जो ऑर्गेनिकली होते हैं, जिसमें बोग नाम का एक वेटलैंड है जिसके अंदर ट्री, स्क्रब, ओपन सब मिलेंगे। और बोग क्या है, ये देखिए आपकी कैसे एक जगह है, ये हाई एल्टीट्यूड पे है और इसके अंदर पानी यहाँ पर है लगातार, और पानी के अंदर ही जो पानी ये वेजिटेशन यहाँ पर सपोर्ट कर सकता है वो वेजिटेबल यहाँ पर निकली हुई है। तो फोक का एग्जाम्पल है। सेकेंड यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ऑर्गेनिक के अंदर फैन का, यानी कि इनके अंदर ज़्यादा सोल्ट वगैरह नहीं होता है, बहुत ऑर्गेनिक होते हैं। तो रिच फैन होते हैं, पूर फैन होते हैं, इसमें ट्रीड मिलेंगे, स्क्रब मिलेंगे और ग्रेमिनोइड्स मिलेंगे। देखिए ये यहाँ पर होता है फैन का एग्जाम्पल। कैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं ज़्यादातर ये इस तरीके की यहाँ पर वेजिटेशन दिखाई दे रही है।
उसके बाद है इनऑर्गेनिक या मिनरल वेटलैंड, जिनके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स ज़्यादा है तो यानी कि सीधी सी बात है प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो ऑर्गेनिक है उनकी प्रोडक्शन काफ़ी डिक्लाइन मात्रा में, काफ़ी कम है। हमें ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है, यस। क्या ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या ये ओपन है? हाँ, ये ओपन है बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्वैम्प। जैसे कि इसके अंदर अब बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे, क्योंकि पेड़ों को क्या मिल रहा है? मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पर मार्शी लैंड भी होते हैं। ओपन वाटर का तो हमें पता ही है, मड फ्लैट्स वगैरह ओपन वाटर। तो मार्शी क्या होता है? मार्श होता है दलदली टाइप का। तो ऐसा लैंड जहाँ पर थोड़ी दलदल लगती है, और आपने देखा ही होगा कि कैसे जो दलदली लैंड होते हैं उनके अंदर भी पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं। और स्वैम्प क्या है? स्वैम्प में आप देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, लोग बोटिंग कर रहे हैं आसपास में, ये होता है स्वैम्प। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कहते हैं कि इनके फंक्शंस और बेनिफिट्स क्या क्या है वेटलैंड के। देखिए फन किया जा सकता है वेटलैंड में आप जाके, अगेन जैसे अभी जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है प्लस उसके साथ जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, वो लोग जो लोगों को फन करवाना चाहते हैं, टूरिज्म को इसके अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हाइकिंग के लिए, यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, रिलैक्स होने के लिए लेके जाया जा सकता है। फिर ये जो वेटलैंड होते हैं ना, फ्लड को रोकने का भी बहुत काम करते हैं, और खासकर ये हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मैनग्रोव्स के लिए। देखिए मैनग्रोव्स क्या करते हैं ना, कि मैनग्रोव्स बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर देते हैं कोस्टल लैंड को। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर मैनग्रोव्स के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर पीछे बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स से लोग रहते हैं, और यहाँ पर बार बार पानी आता है। अब जो इनकी जड़ें होती है ना, वो बाहर निकली हुई, वो इनको प्रोटेक्ट करती रहती हैं। बहुत कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन मैनग्रोव्स जो है वो थोड़े बहुत टूट जाएंगे, लेकिन इस बाढ़ तक यहाँ तक नहीं जाने देंगे। ऐसा ही एक बार एग्जाम्पल भी हुआ था कि जहाँ पर एक बार ओडिशा के जो मैनग्रोव्स थे उनको काट दिया गया, और उसके बाद जब दोबारा से वैसा एक तूफान आता है तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसी के बाद से दोबारा से मैनग्रोव की इंपॉर्टेंस को समझकर उसके कंजर्वेशन को किया गया और दोबारा उनको लगाया गया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें कि फ्लड को रोक देते हैं, यानी कितना ही पानी आए ये उसको दोबारा अपने पास रख के और दोबारा उसको वापस भेज देंगे। फिर ये पानी को क्लीन कर देते हैं। जब भी इनके थ्रू कोई भी पानी जो है वो रिवर के थ्रू होके जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो इनके अंदर क्या होता है ना, एक टेंडेंसी है कि ये जो स्ट्रीम्स होती है, रिवर्स होती हैं, उनके पास पहुंचने से पहले ही जो इनके पासेस हैं, जब ये इनसे मिलजुल कर जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में क्या होता है ना कि मिनरल्स को ये अपनी जड़ों के अंदर यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, राइट। क्योंकि इन्होंने ऐसा एक जाल बनाया हुआ है अपना, जो मिनरल्स है वो वहीं पर नीचे ही ट्रैप होते रहेंगे, और जो क्लीन वाटर है वो यहाँ पर इनसे पास करता करता एट द एंड में बिल्कुल साफ हो जाएगा। यानी कि अगर लोगों को किसी को पानी भी चाहिए तो उसका फिल्टरेशन यहाँ पर हो जाता है। फिर वाटर सप्लाई की बात करें कि वेटलैंड जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा पानी सप्लाई करते रहते हैं, जो कि सराउंडिंग के एरिया में अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस है तो उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। वेटलैंड के अंदर बहुत सारे फूड दिखाई देता है, जैसे कि ग्रेट सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है, फिश वगैरह, सेल फिश वगैरह। तो लगभग ऐसा है कि बहुत सारे जो आसपास के लोग हैं ना वो डिपेंड करते हैं इसी के फूड के ऊपर। हैबिटेट की बात करें तो वेटलैंड जो है वो बहुत सारे वाइड वैरायटी होती है, प्लांट्स की, इंसेक्ट की, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस क्या होता है? जो आपका पानी में भी रह सकता है, प्लस अगर लैंड पर आ जाए तो उसको तभी भी तकलीफ नहीं होगी, यानी कि वो सांस ले सकता है। मेंढक वगैरह जैसे हो गया, यहाँ पर हम देख सकते हैं फिलिकन वगैरह को। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए चिलिका लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखती है, जो कि मशहूर है कि ये माइग्रेशन के लिए एक रेस्ट एरिया होता है। देखिए जब साइबेरिया के अंदर बहुत ठंड हो जाती है ना, रशिया में हमें पता है साइबेरिया है, तो वहाँ के बर्ड हर साल हमारी चिलिका लेक के अंदर आते हैं, और वहाँ पर वो अपनी ठंड का जो टाइम है उसको काट कर फिर से जाते हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन जो कर रहे हैं बर्ड्स, उनके लिए ये रेस्टिंग प्लेस माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि इन वेटलैंड्स कैंपेन्स के लिए भी कुछ सेव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने पीछे सारा का सारा समझ लिया है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक और बात है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या होता है। अब इसमें प्रीवियस ईयर एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन था वहाँ से एक सवाल उठा हुआ है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड डे होता है ना, ये जिस दिन रामसर साइट्स को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था, 2 फरवरी का वो दिन था जिस दिन रामसर साइट्स को यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को ले लिया गया था। उसी दिन को आज तक 1971 के अंदर इनको लिया गया, उसी दिन को आज तक यहाँ पर एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से मनाया जाता है। और एक इसमें कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो भी इसकी पार्टी बन चुका था। इंडिया ने कब रामसर साइट्स को यहाँ पर अडोप्ट किया था, या हम बोलते हैं कि कब इंडिया जाके इसका मेंबर बना, तो इंडिया जो है वो यहाँ पर 1982 के अंदर इसका मेंबर बनता है, एग्जैक्टली 11 साल के बाद में। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि
ठीक है, इंडिया के अंदर 1981 में सबसे पहले सेंसस हुई और उसके बाद 1982 के अंदर हमें लगा कि सेंसस से हमें समझ में आया कि ओ कुछ चीज़ों को कंजर्व करना चाहिए। खैर, याद करने के लिए आप कैसे भी याद कर सकते हैं इसको। और आज तक जो है 75 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो रामसर साइट्स के अंदर आते हैं। 2023 की थीम क्या थी? वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया गया था, तो उसका थीम था वेटलैंड रिस्टोरेशन। और ये क्या थे कि जो वेटलैंड है उनका नुकसान हो रहा है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो रहा है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वेटलैंड को एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा फैला देते हैं कि जितना वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वेटलैंड जो है मेन मेड और नेचुरल दोनों ही कारणों से यहाँ पर डिग्रेड हो रहे हैं और इसी वजह से इनको कंजर्व करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर? देखिए, मैनग्रोव को कार्बन सिंक भी बोला जाता है कि अर्थ का जो सबसे कार्बन सिंक है, यानी कार्बन को जो अपने अंदर ले सकता है, वो मैनग्रोव्स होते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं? वेटलैंड में पाए जाते हैं। तो यही बात है कि जो कार्बन होती है ना, वेटलैंड एक तरीके से ग्लोबल साइकिल ऑफ वाटर के अंदर आता है, जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारी की सारी चीज़ों को वो एक तरीके से मेंटेन करता है, साइकिल में रखता है। अगर हम उतना ही प्रोड्यूस करें जितना जो इनके साइकिल होते हैं, जैसे कार्बन का साइकिल होता है, अब जितना कार्बन के साइकिल रिलीज हुआ है उतना एटमॉस्फेयर के पास काम है कि वो खुद से उसको यहाँ पर काम कर लेगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम उस साइकिल से ज़्यादा यहाँ पर जितना एनवायरनमेंट क्लीन कर सकती है उससे ज़्यादा कार्बन या किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं। और इसी वजह से जो कंट्रीज है वो किस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है कि जीरो कार्बन यहाँ पर लेके आओ। जीरो कार्बन का मतलब ये नहीं है कि आप कार्बन को बिल्कुल ही रिलीज नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है कि उतनी ही कार्बन रिलीज करो जितना नेचुरली कार्बन साइकिल जो है वो उसको ख़त्म कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ल्ड फिलहाल में लगा हुआ है। बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव हैं, जैसे कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड है। देखिए, ये एक रजिस्टर है रामसर वेटलैंड्स का। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि रामसर जो साइट्स हैं वो कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर उनकी डिटेल मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर। तो ये एक तरीके से रजिस्टर होता है। आप कोई डायरी मेंटेन करते हैं, उसके अंदर आपने नोट्स बनाए हैं, राइट। तो आप अगर जो नोट्स लिख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग, उसी तरीके से रामसर जो साइट्स का रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर होता है, जिसके अंदर वो नोट्स लिखते हैं कि कौन सी रामसर साइट यहाँ पर आई हुई है, उसको बोला जाता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। तो इट्स इंपॉर्टेंट। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हुई है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है, हर चीज़ का इस पे ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ की डिटेल यहाँ पर रखी जाती है। और ऑलमोस्ट हम इसके बारे में समझ चुके हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है, अब ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं कि वेटलैंड का जो कोस्टल वेटलैंड है वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ तक हमें देख पा रहे हैं कि यहाँ तक लैंड है, राइट। और ये जो जमीन है इसको बोला जाएगा टेरिटोरियल इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर टेरिटरी है, जैसे नॉर्मली आप लोग रहते हैं, पेड़ हैं, एनिमल्स हैं, सब लोग इस तरीके से हैं। फिर एक होता है यहाँ पर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। क्यों होता है ट्रांजिशनल? क्योंकि ये जो बेंटिक जोन है, यानी कि जो ओशन में पाया जाता है नीचे की तरफ, डार्क जोन होता है बिल्कुल एक्वाटिक इकोसिस्टम के साथ में, और ये जो लैंड का इकोसिस्टम है, ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि अब ये देखिए कि लैंड की जो प्लेट है आपको ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है नीचे गया हुआ, और ये जो बेंटिक जोन ओशन का ऊपर क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लैंड की जो प्लेट्स होती हैं, आपकी जियोलॉजिकल प्लेट्स, वो भारी होती हैं। इसी वजह से लैंड की जो प्लेट्स है, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी जियोग्राफी के अंदर, तो जो भारी होगी वो ऑटोमेटिकली नीचे चली जाएगी और जो यहाँ पर लाइट है वो ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से हमने समझा है ज्योग्राफी में। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि देखिए कैसे इस एरिया को यहाँ पर हम ट्रांजिशनल जोन कह सकते हैं, क्योंकि नीचे इसके लैंड की प्लेट्स है, ऊपर यहाँ पर ओशन प्लेट है। अब इसी को लिटोरल जोन भी कहा जाता है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर तो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये सबसे डाइवर्स होगा, लैंड से ज़्यादा भी और यहाँ से ज़्यादा भी, क्योंकि इसके अंदर हमें ओशन के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे, इसके अंदर हमें लैंड के एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर जो ज़्यादातर होंगे उनको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको इकोटोन बोला जाता है। मार्श लैंड ये होता है एक तरीके से, और मार्श लैंड हमने कहाँ पर पढ़ा है? पीछे वेटलैंड का एक टाइप है जो
जो कि कोस्टल वेटलैंड होते हैं, मार्शी वेटलैंड जिनको बोला जाता है। आई होप अब आपके लिए वेटलैंड जो है उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन अच्छे से आपको मिल गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि मेजर मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या क्या है इंडिया के अंदर। तो सुंदरबंस जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पर मैनग्रोव्स का फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा ये आप हम देख पाएंगे यहाँ पर। बितार नायका है, महांदी डाल्टा है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। गल्फ ऑफ कच्छ भी यहाँ पर मिलता है, गल्फ ऑफ खंबात में भी ये मिलता है, मुंबई में मिलता है, रत्नागिरी में मिलता है, गोवा के मैनग्रोव्स है, कन्नौर है। तो ये अगर प्रीलिम्स में आता है तो इसके लिए रेडी रहिए। दूसरा है रामसर साइट्स। देखिए अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेटलैंड की जितनी भी यानी रामसर के अंदर जितनी भी साइट्स है यहाँ पर इंडिया में वो सारी की सारी क्या है, वेटलैंड्स हैं। तो इनको भी जरा अच्छे से एक बार जब ये PDF में अपलोड कर दूंगी उसमें जाके देख लीजिएगा। इसके अंदर हमें ऑलरेडी हम कुछ को देख चुके हैं, जैसे कि चिल्लिका की हम बहुत बात कर रहे थे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें चिल्लिका लेक दिखाई देती है, नाम उसका चिल्लिका लेक है। और चिल्लिका लेक वैसे भी क्यों फेमस हो जाती है, क्योंकि चिल्लिका जो लेक है वो हमारे लिए यहाँ पर जानी जाती है कि यहाँ पर चिल्लिका लेक में डांसिंग डियर पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा डियर जो डांस करता रहता है। क्योंकि ये पानी के ऊपर है तो वो फ्लोटिंग है, इसी वजह से वो मिलता भी है। ऐसा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक सवाल आया था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाई आर कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेडिंग इन वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐसा ही हो रहा है। 2010 में कुछ ऐसा सवाल भी पूछा गया था, अब ऐसा हुआ है, सिचुएशन आई है, तो फिर से मेंस के अंदर सवाल आ सकता है। क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज फॉर ए लास्टिंग वेस्ट एशिया पीस सोल्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरिकल टॉक स्टार्टेड इन 2010। देखिए अब ये बात किया जा रहा है यहाँ पर अब्राहम अक्रोड का। तो अब्राहम अक्रोड क्या था, इसको हमें थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये एक ऐसा अक्रोड होने वाला था जो कि सऊदी अरेबिया प्लस यहाँ पे होने वाला था इजराइल के साथ, कि हम सब लोग क्या करेंगे, शांति रखेंगे। अब फिर से एक अक्रोड होने वाला था जब ये युद्ध होता है। ऐसा माना गया है कि जो ये यहाँ पर ग्रुप है गाजा का, उन्होंने जानबूझकर किया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो अब फिर से एक पीस ट्रीटी यहाँ पर साइन करने वाले थे, जिसके साथ ही इजराइल जो है उसको ये जो सऊदी अरेबिया है एज ए नेशन एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है आप खुद में एक नेशन हो, आपकी खुद की एक टेरिटरी है। और उसके बाद में अगर ऐसा हो जाता है, सोचिए जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो UN के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो लड़ाई लड़ रही है पैलेस्टाइनी लोग, वो लोग तो इसके ऑटोमेटिकली जो लड़ाई थी वो हार जाएंगे, क्योंकि जो आसपास के वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया मान लेगा तो और कंट्रीज भी एक्सेप्ट कर लेंगी। तो शांति का होना था। फिर माना जाता है कि ईरान बीच में आता है, और उसके बाद में तो जो गाजा के लोग हैं वो हमें पता है 7 अक्टूबर को पूरा का पूरा युद्ध में क्या करते हैं, और उसके बाद में इजराइल भी यहाँ पर अपनी तरफ से रिटेलिएट करता है, यानी कि बदला लेता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। फिर कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ क्यों रहा है। अब देखिए पहले ये वॉर था किस किस के बीच में, इजराइल प्लस गाजा के बीच में। फिर हमें लगा कि शायद इसको बैकेंड किया जा रहा है, शायद इसको बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। लेकिन क्या ईरान डायरेक्ट इसके साथ में था, यहाँ पर नहीं था। लेकिन फिर ईरान का जो हाउती ग्रुप है वो भी सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेबनान जो एक साथ का हमारा यहाँ पर, देखिए मैप देखिए यहाँ पर आप लोग कि कैसे लेबनान ये गाजा की टेरिटरी है इधर, राइट। ये हम देख पाएंगे इजराइल को, इतने जो भाग है इजराइल में हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो आसपास की जो कंट्रीज है, जैसे यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर एक जो रेबल ग्रुप है वो आ जाता है। उसके बाद इजराइल को हम देख पाते हैं, इराक में ये आ रहे हैं, सीरिया के अंदर इन्होंने क्या कर दिया है कि अटैक कर दिए, हाउतीज वगैरह यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर बहुत सारे अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान इंडल्ज हो रहा है, ईरान इंडल्ज हो रहा है, सऊदी अरेबिया जो है ये लोग बचे रहना चाहते हैं। लेकिन फिर से यूएस के यमन के जो हाउतीज के ग्रुप है वो यूएसए पे हमला कर रहे हैं, यूएसए यहाँ पर यमन में जो हाउतीज छुपे हुए हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है। तो इतना सारा जो ये कोज है कमर्शियल वेसल्स वगैरह के रेड सी पे, और यूएस ने बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स भी यहाँ पर अगेंस्ट में हाउतीज की दिखाई है। तो यूएसए एयर स्ट्राइक जो कर रहा है वो किस ऑपरेशन के तहत कर रहा है, अब ये याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। तो ये जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है ये यहाँ पर 2-4 कंट्रीज जो है, 20 कंट्रीज पहले यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद में सिर्फ 9 कंट्रीज रह गई जो साथ देना चाहती है। और अब ऐसा हो रहा है कि 2-4 जो कंट्रीज है वो फिर से बाहर निकल रही हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये 3-4 चीजें जो है प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो रैपिड हम देख पा रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पर, उसका यही है कि कैसे जो वेस्ट एशिया है ना करंटली एक
सिक्योरिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। डायरेक्ट कभी कभी मिलिट्री की कन्फ्रंटेशन हो जाती है, कभी जैसे कि हम देख पाएंगे मिलिट्री के केस में अलग अलग पावर्स है, जैसे लेबनान के अंदर हजबुल्ला ग्रुप है, कातिब हजबुल्ला, हसाद अल साहिबी, हाउतीज है ईरान में, यहाँ पर पाकिस्तान में है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भी बीच में घुसा हुआ है, वो भी अपना प्रोस्पेरिटी गार्डियन लेके आया हुआ है, वो भी इजराइल के साथ शुरू से खड़ा हुआ है। हाउतीज वगैरह जो दूसरे ग्रुप हैं वो यहाँ पर गाजा का साथ दे रहे हैं, इजराइल के खिलाफ है। जैसे इंडिया के भी 3 शिप्स के ऊपर यहाँ पर हमला हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की दोस्ती इजराइल के साथ है, तो ये भी गलत बात है। फिर हम कहते हैं कि इजराइल और हमास का वॉर हुआ क्यों था। वो हमें पता है कि कैसे इजराइल की तरफ से जो वॉर है, युद्ध की शुरुआत की जाती है गाजा के ऊपर, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर अटैक पहले गाजा का जो ग्रुप है हमास, या उनकी गवर्नमेंट का एक पॉलिटिकल ग्रुप भी ये था, इनसे कि वहाँ पर गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो हमास ने पहले क्या किया था, 7 अक्टूबर के दिन में इजराइल में लोग शांति से अपना जो उनका सुकुतू नाम का एक त्यौहार होता है उसको आराम से मना रहे थे, और वो क्रॉस बॉर्डर करके आ जाते हैं, जो भी बॉर्डर के पास के एरियाज थे वहाँ पे लोगों को मारते हैं, अबडक्ट करते हैं, किडनैप करते हैं, अपने पास ले जाते हैं। ये सारी सिचुएशन थी। उसके बाद में इजराइल जो है वो भी अटैक कर देता है, वो भी कहता है कि हमें सारे के सारे हमारे लोग वापस चाहिए, और आज 3 से 4 महीने हो चुके हैं लगातार अभी भी एयर स्ट्राइक होती ही रहती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वापस लेकर यहाँ पर आ जा चुका है, जो किडनैप हुए थे उनको बचा लिया गया है। यूएसए यहाँ पर इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है, इसी वजह से जो दूसरी बड़ी कंट्रीज है वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर उन्होंने इजराइल का या उन्होंने गाजा का साथ दिया युद्ध में, अगर वो उनको साथ में खड़े हो गए तो सिंपल सी बात है कि वो यूएसए के भी अगेंस्ट खड़े हो गए। और अगर आप यूएसए के अगेंस्ट खड़े हुए हो तो आपके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यूएसए के पास क्या है, वीटो पावर है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल के अंदर। जो सिक्योरिटी उनकी क्या है, काउंसिल है, तो वहाँ पे उनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा भी यूएसए के साथ जिसका ट्रेड चल रहा है वो तो उनको मना कर देगा कि नहीं हमारे पास मत आइए, हम नहीं लेंगे। फिर कुछ और कंट्रीज है जो इस पे वोटिंग वगैरह होगी, तो वहाँ पर जनरल असेंबली में जो भी यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसी के आधार पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। तो थोड़ा बहुत सबको डर भी दिखाई दे रहा है। फिर क्राइसिस में की प्लेयर कौन कौन से हैं, इजराइल हमें की प्लेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ईरान की प्लेयर है, यूएसए तो प्राइमरी प्लेयर बिल्कुल क्राइसिस में है। इजराइल का अभी फिलहाल ये काम है कि वो हमास को बिल्कुल डिसमेंटल कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे। और इसी में ईरान जो है वो एंटी इजराइल एक्टर्स को भड़का रहा है या बैक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है वेस्ट यहाँ पर एशिया में। जैसे कि लेबनान के अंदर जो हजबुल्ला ग्रुप है वो सीधा सीधा बोला जा रहा है कि ईरान ही उसको यहाँ पर उठा रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है। इवन जो हाउती ग्रुप है ईरान के अंदर, उन पे भी ये सवाल उठा है कि उनके पास इतने एडवांस वेपन कहाँ से आ गए। वो कभी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कभी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इतने एडवांस वेपन्स, तो कुछ ना कुछ तो यानी इसमें बात है, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो सीधा सीधा डाउट किसके ऊपर है, ईरान के ऊपर, क्योंकि वहीं का वो ग्रुप है। और इसीलिए जो अमेरिका है वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाए हुए है। और ये एक चैलेंजिंग बात उठ जाती है यूएसए के ऊपर भी कि क्या वो उसकी जो सिक्योरिटी की उसने बोला है कि मैं सिक्योरिटी कर सकता हूँ यहाँ पर, क्या वो उस चीज़ को बरकरार रखने में यहाँ पर कायम रह पा रहे हैं, क्या वो एलिजिबल है भी कर पा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल उठता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। देखिए बहुत सारे प्लेयर्स हम देख चुके हैं, रीजनल सिक्योरिटी के लिए इसका क्या मतलब है कि ये एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जो पास्ट में भी हुए ना नेशन स्टेट में, जैसे इजराइल और ईरान और इराक में हुआ है, इजराइल और अरब नेशंस के बीच में ये होता रहता है। फिर इजराइल के वॉर होते हैं हजबुल्ला वगैरह से, हमास से, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह थे, तो ये पहले भी देखे जा चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो इतना सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे देखा जा रहा है। लास्ट टाइम पे जब इतनी बड़ी युद्ध हुई थी ना, तो वो हम 1967 को ही मान सकते हैं कि जब एक ट्रांजिशनल वॉर हुई थी इजराइल के बीच में और जो अरब कंट्रीज़ है, यानी कि सऊदी अरेबिया हो गया, या फिर जो नीचे की यमन की कंट्री है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें आ जाता है, तो इन सब के साथ में एक युद्ध हुआ था। फिर हम देखते हैं कि 1979 के अंदर भी एक डायरेक्ट वॉर हो गया था यूएस और इजराइल का, या हम बोल सकते हैं यूएस और इजराइल एक ही साथ खड़े हुए थे तभी भी, और उनका किसके साथ हुआ था, यहाँ पर ईरान के साथ में हो गया था। तो ऐसे ऐसे पहले भी सिक्योरिटी क्राइसिस देखे जा चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेजर है, ज़्यादा बड़ा है और लगातार हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज इसमें आ रही हैं। क्योंकि पहले भी हम देख रहे हैं कि कैसे ज़्यादा जो एक्टर्स हैं, ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन इसमें कितने सारे
सारे हमने मेन प्लेयर्स को यहाँ पर नाम देख लिया है। आगे का क्या हो सकता है, देखिए फ्यूचर अभी अनसर्टेन है, ऑथर का मानना है, जो कि स्टैनली जोनी है, उनका बोलना है कि अभी फ्यूचर के बारे में सच में नहीं पता है। इजराइल की जो वॉर है गाजा की, वो लगातार चल ही रही है। हेजबोला, हाउतीज वगैरह वो रिटेलिएट कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं हम लोग बदला लेंगे, हम लोग अगेंस्ट खड़े हैं। तो ऐसे जो नॉन सेक्टर, अब ये क्या है, नॉन स्टेट एक्टर इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो बनाया नहीं हुआ इन्होंने। हिजबुल्लाह ग्रुप जो है वो एक ग्रुप ही है, हमारे इंडिया से कोई एक ग्रुप मान लीजिए कोई उठा हुआ, कोई भी उसको नाम दे दीजिए, या हम मान लीजिए शक्ति सेना कोई ऐसा है, तो ये क्या ये ग्रुप यहाँ पर गवर्नमेंट है? नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं है, खुद का ग्रुप है, खुद फाइनेंस करते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर इल्ज़ाम ज़रूर लग रहे हैं कि कुछ ग्रुप्स को यहाँ पर ईरान जो है वो फाइनेंस कर रहा है। तो ऐसा ये कि ये नॉन, और इसके अलावा जो जिहादिस्ट हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी बढ़ाने की यहाँ पर ऑप्शंस है, वो भी लगातार इसमें बढ़े हुए हैं कि हम भी इसको इंस्टेबल करेंगे, चीज़ों को यहाँ पर ऐसे स्टेबल नहीं रहना देंगे। तो बहुत सारा अपोजिशन है, जैसे कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, वो ईरान की मिलिट्री के ऊपर कुछ अपोजिशन भी दिखा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो हो रहा है सो हो रहा है। एट द एंड हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो सिक्योरिटी है वेस्ट एशिया के अंदर वो भी लगातार डिक्रीज हो रही है, यानी कि इनसिक्योरिटी लगातार बढ़ रही है। और सऊदी ईरान के जो डिटेंटी हैं, जो एक दूसरे को रखे हुए हैं और जो जुड़ गए हैं सऊदी और हाउती पीस के साथ में, वो भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि कियोस हो सकता है। हो सकता है कि सऊदी के और जो ईरान के जो यहाँ पर हमें झगड़े हैं वो दोबारा से दिखाई देने को पड़ जाए, क्योंकि लगातार नुकसान किसका हो रहा है, यमन का हो रहा है। जब ऑयल के कमर्शियल में आप कर रहे हो तो ट्रेड कौन कर रहा है, यमन कर रहा है, सऊदी अरेबिया ट्रेड कर रहा है, ओमान कर रहा है, और इनको यहाँ पर रोक कौन रहा है ट्रेड करने में, नुकसान कौन करवा रहा है, ईरान करवा रहा है। तो क्या इनके झगड़े दोबारा नहीं हो सकते हैं? देखिए पीस हुआ था, शांति हुई थी, झगड़े दोबारा होने की संभावना अभी भी है। इसी वजह से जो ये मेजर एक्टर्स हैं जिनकी हमने बात की है, जैसे यूएसए, इजराइल, ईरान, इन सभी को क्या करना चाहिए, एक डायलॉग बनाना चाहिए। डायलॉग यानी कि बातचीत करनी चाहिए, और उसी के तहत यहाँ पर पीस लाने की कोशिश करनी चाहिए रीजन के अंदर, तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट आर लेबर रूल्स फॉर वर्कर्स अब्रॉड। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा, देखिए 2015 में भी एक सवाल पूछा जा चुका है मेंस में, और क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है तो हो सकता है 2023-24 में भी पूछा जा सके। तो डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन, यानी इंडिया के अंदर क्या क्या है, और आउटसाइड इंडिया लास्ट डिकेड के अंदर में। देखिए 2015 में पूछा गया था, तो लास्ट 40 साल के अंदर अंदर क्या यहाँ पर आउटकम्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके ऊपर सवाल उठाया है। और क्यों ये अभी आया है, क्यों आया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है यूपी की और हरियाणा की, उन्होंने एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ में कोलैबोरेट करके मिलके यहाँ पर एक इनिशिएटिव लाए हैं कि 10,000 वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए भेजा जाएगा इजराइल के अंदर में। तो ये हमें एक नया इनिशिएटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा अभी वॉर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं है, और इस बीच में जो गवर्नमेंट है अगर वो इतने सारे हमारे जो वर्कर्स हैं माइग्रेशन करके उनको भेज देगी, तो उनकी सिक्योरिटी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क उठ गया। लोग तो अपने खुद की सिटीजन्स को नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये जो हमारे वर्कर्स होंगे इनको तो सेकेंडरी मानेंगे अगर उनकी सेफ्टी पे बात आएगी। तो ये सिचुएशन में अगर वो भेज रहे हैं, तो इन्हीं कारणों से बहुत सारी जो ट्रेड यूनियन है, इंडिया की ट्रेड यूनियन है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे स्पार्क्ड हो गई है, इसके प्रोटेस्ट में आ गई है, विरोध में आ गई है, और एक सोशियो पॉलिटिकल एंड इथिकल सवाल को यहाँ पर जन्म देती है कि क्या ऐसा करना ठीक है। पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो देखिए क्या हुआ है ना कि अपोज कौन कर रहा है, बहुत सारी ट्रेड यूनियन है, हमें समझ में आ रहा है। बीजेपी लेड गवर्नमेंट के जो ट्रेडर्स है वो भी इसमें कह रहे हैं कि आप लोग एम्प्लॉयमेंट तो दे पा रहे नहीं हो, बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ रही है, और उसके बाद में भी जब आप दे रहे हो तो इतना अनसेफ जगह पर आप उनको क्यों भेज रहे हो, ऐसे उनके कुछ सवाल उठाए गए हैं। फिर यहाँ पर है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है इजराइल के अंदर उसको एनकरेज किया जा रहा है हायर वेज के लिए। हायर वेज का क्या मतलब है कि जो आपको पैसे मिलेंगे वो यहाँ पर ज़्यादा दिए जाएंगे, और इसीलिए जो हजारों में ऐसे स्किल्ड वर्कर है, ऐसे नहीं कि अनस्किल्ड, स्किल्ड हैं, इनको घर बनाना आता है, इनको जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो अच्छे से करने के लिए आता है, ये यूपी और हरियाणा से रिक्रूट होने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पर लोग अभी भी सुबह सुबह बैठे हुए हैं हरियाणा के गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव में, ताकि उनको भेजा जा सके।
अब जो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव है वो पर्पजली ऐसा माना जा रहा है कि इंश्योर करने वाला है इकोनॉमिक एडवांसमेंट को वर्कर्स के लिए। अब वर्कर्स के लिए तो हम मान लेते हैं कि ठीक है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, वर्कर्स के लिए शायद फ़ायदा हो भी जाएगा, लेकिन फिर जब उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको इतने अनसेफ जगह पर अभी फ़िलहाल में भेजा जा रहा है, ये ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट लग रहा है कि इसको ताकि एक नंबर्स की तरीके से दिखाया जा सके, इसीलिए ऐसा ट्रेड यूनियंस का मानना, और वो अपोजिशन कर रही हैं। फिर अपोजिशन जो ट्रेड यूनियन कर रही है उन्होंने कंसर्न दिखाया है कि कैसे जो रिक्रूटमेंट ड्राइव अब ये हो रही है वो कहीं ना कहीं ड्यूबियस नेचर की है, यानी कि उसकी जो इंटेंशन है वो यहाँ पर प्योर नहीं है, पोटेंशियल वायलेशन हो रहा है इमरजेंसी रूल्स का भी। अब देखिए इमरजेंसी रूल्स क्या होते हैं कि कुछ इमरजेंसी यहाँ पर रूल्स बनाए जाते हैं और उनके तहत ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जैसे कि वर्कर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट राइडन जोन में कहीं पे भेजा जा रहा है तो उनको उस टाइम पे नहीं भेजा जाएगा, तो ये होते हैं इमरजेंसी और रूल्स होते हैं। इसके अलावा एमिग्रेशन रूल होते हैं कि किस समय पे कोई इंसान किस जगह पर नहीं जा सकता है इंडिया से और कहीं से भी किसी भी कंट्री से, तो इन सारे जो ये रूल्स हैं इनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे ये रूल्स वगैरह जो प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो इनको लेबर प्रोटेक्शन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। और इसी में होता है एमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड स्कीम, जिसमें लोगों को 18 कंट्रीज में भेजा जा रहा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, बहराम, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सुमान। तो ये सारी की सारी जो है इन्हीं के लिए ई माइग्रेट जो सिस्टम है उसमें पहले यहाँ पर वायलेंस की वजह से इसको रोका जा चुका था, लेकिन अब इसको दोबारा से भेजा जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट कंट्रीज है ना, उनके लेबर के जो लॉज होते हैं इजराइल के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा ठीक कर दिया गया है। और इनके जो लेबर लॉ होने वाले इन कंट्रीज़ के, जो कि ऑयल इम्पोर्टेंट भी होती हैं, तेल जो ज़्यादातर निकालती है, उन्हीं को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो ये भी लेबर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अच्छे से काम करती है। और इसी वजह से गवर्नमेंट का बोलना है कि इनकी जो सिक्योरिटी होगी वो इन कंट्रीज़ के नाम पर ही भेजी जा रही है, ऐसा ही नहीं हम किसी को, हमारे जो मेंबर हैं उनको मरने के लिए कहीं पर भेज रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बयान आया है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट का स्टेंस है ना अपोजिशन के खिलाफ, वो यही है कि ये जो रॉबर्टनेस है इजरायली लेबर लॉ की, वो कितना ज़्यादा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, उनके बेनिफिट्स जो होंगे वो पायनियर होंगे, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, बल्कि जो इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज है, इंडिया के जो रिलेशनशिप होने वाले हैं उनके साथ, उसमें भी ये अहम भूमिका निभाएंगे। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड का यहाँ पर क्या एक तरीके से हम देखेंगे कि क्या उनका क्या वो है। तो सिचुएशन जब उठती है तो क्वेश्चन ऑब्वियसली उठाया जाता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशंस हैं उनका आप ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो, जो कि 1949 के अंदर यहाँ पर रेटिफाई करवाए गए थे कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है गाजा या किसी भी चीज़ में इंडियन वर्कर्स की तरफ से, तो उनको पर्टिकुलरली उस जगह पर यहाँ पर नहीं रखना है। तो इनके भी अडेरेंस नहीं है, इन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से क्या है कि अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए वैसे तो क्या है ना कि ग्लोबली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, 2024 में भी हमें बढ़ने को देख रहा है। और इसी वजह से इंटरनेशनल लेबर लॉ की जो वर्ल्ड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट आती है, अब ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि किसने ये रिपोर्ट को निकाला है। उसने भी बताया कि 2024 के जो ट्रेंड है जॉबलेसनेस के वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसे कि प्री पेंडेमिक लेवल पे जब हम सोच रहे थे कि जो जॉब होंगी वो पेंडेमिक से ज़्यादा कम हो जाएंगी, और जो प्री पेंडेमिक लेवल उस टाइम पे अगर हम जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। यानी कि ये जो पेंडेमिक आई थी उससे पहले जितने लोग लगे हुए थे काम कर रहे थे, वो आज उतने लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास नहीं है। और इन्हीं कारणों से जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है। माइग्रेशन पॉलिसीज़ उनकी बदल रही हैं, स्किलिंग इनिशिएटिव लाया जा रहा है ताकि वो बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर कर सकें। और इसी वजह से एक 2019 में रिपोर्ट भी आई थी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी एक्सटर्नल अफेयर के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाली और एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था माइग्रेशन पॉलिसी के लिए, एक नया ड्राफ्ट। जो पैनल है उसको हेड किया गया था MP शशि थरूर के द्वारा, और उन्होंने कंसर्न किया था
कि देखिए इसमें क्या होगा ना, जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए, वो इनएडिक्वेट डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हम नहीं कह पा रहे, और इसी वजह से ये पॉलिसी जो है अभी तक ड्राफ्ट स्टेज में ही है। एट द एंड क्या बोल सकते हैं अब हम इस बारे में, देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इशू जो है इंडियन वर्कर्स का इजराइल में भेजने का, तो उसके ऊपर डिबेट अभी बिल्कुल चल रही है, कंट्री के अंदर भी चल रही है, कंट्री के बाहर भी चल रही है। एक बैलेंस बिठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का यहाँ पर एक बैलेंस कर देना चाहिए कि लोगों को इंडिया के अंदर ही यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अवसर मिले, और अगर ये मिल भी गई है, बाहर भी आप कहीं पर भेज रहे हो, तो सेफ्टी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने खुद के सिटीजन्स का, क्योंकि ये क्या होगा कि एक क्रिटिकल टास्क है इंडिया की स्ट्रेटेजिक लेबर एंड फॉरेन पॉलिसीज में कि वो यहाँ पर इमीडिएट क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए भी अपनी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर उसको सोचना भी है, ठीक है, ऐसा भी तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर इनको भूखा ही मरने दे, तो इनकी सेफ्टी पर पहले पूरा का पूरा इनको भी बताएं और इनकी तरफ से खुद भी वो काम ले, क्या क्या सवाल हो सकते हैं। यहीं पे हमारा आर्टिकल जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसके साथ साथ न्यूज़पेपर भी ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक जुड़े हुए हैं, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।